इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स की सेकंड यूनिट, जिसका नाम है धारा विद्युत या करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन सेतु। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगाइए व्हीटस्टोन सेतु। यहाँ पर व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है। प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए कुछ प्रतिरोधों को एक विशेष प्रकार से जोड़ा और इसका जो आकार होता है वो एक ब्रिज के समान दिखाई देता है, एक सेतु के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। अब किस प्रकार जोड़ा उन्होंने ये देख लेते हैं। ये हो जाएगा प्रतिरोध R1, R2, R3, R4, R5। यहाँ से दो टर्मिनल निकाल देते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, इस व्यवस्था को कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने कुछ प्रतिरोधों को एक विशेष प्रकार से जोड़ा जिसके द्वारा अज्ञात चालक का या अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है, और इस व्यवस्था को हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी थोड़ी देर के बाद बात करेंगे कि सेतु की संतुलन की अवस्था क्या कहलाती है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, यदि ये सेतु संतुलन की अवस्था में है तब क्या होगा, R1/R2 बराबर R3/R4। ठीक है, सेतु की संतुलन की अवस्था में, जब ये सेतु संतुलन अवस्था में होता है तो प्रतिरोध R5 में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, इस कंडीशन में R1/R2 बराबर होता है R3/R4। अब इस फॉर्मूले को, इसको व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को हम सिद्ध कर देते हैं या इस सूत्र को प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रूफ। व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र को प्रूव करने के पहले एक ज़रूरी बात सुन लीजिए। आप में से कई बच्चे कमेंट करके हमसे पूछते थे सर केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी देना चाहता हूँ। आप सभी के लिए केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है गणेशाय वर्ल्ड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इस चैनल की लिंक है, तो आप वहाँ से जाके गणेशाय वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र को सिद्ध करने के लिए टर्मिनल ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, एक बैटरी लगा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा पोटेंशियल V और यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है ना। विभव उच्चतम बिंदु से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो उच्च विभव को ले लिया हमने V और जो उसका निम्न विभव को ले लिया 0, मतलब V से 0 की ओर विभव आएगा। मतलब A और B के बीच में विभवांतर बन गया है। जब विभवांतर होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ठीक है, यहाँ पर हम I विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, जब ये I विद्युत धारा बिंदु A पर आएगी तब ये जो धारा है वो दो भागों में बट जाएगी। यहाँ पर धारा जाएगी I1 और यहाँ पे विद्युत धारा जाएगी I2। ठीक है, इसके बाद ये I1 विद्युत धारा यहाँ पे आ जाएगी, तो ये I1 विद्युत धारा, और यहाँ से I2 विद्युत धारा यहाँ पे आएगी, तो ये हो जाएगी I2 विद्युत धारा। बिंदु B पर I1 और I2 जुड़ के फिर से I विद्युत धारा बना लेंगे, और इस तरह से इस सेल को I विद्युत धारा वापस मिल गई। जिस सेल से जितनी विद्युत धारा आप बाहर निकालो उस सेल को उतनी विद्युत धारा हमें वापस करनी होती है। अब व्हीटस्टोन ने क्या बताया, X और Y के जो विभव हैं वो एक समान होने चाहिए। तब हम लिख देते हैं X बराबर Y बराबर स्मॉल x माना। ठीक है, X और Y के जो विभव हैं उनके मान कैसे हैं, एक समान है। जब एक समान होंगे तभी तो यहाँ पे विद्युत धारा नहीं आएगी। जब विभव का मान एक समान है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी।
तब R5 जो प्रतिरोध है उसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है ना, समझ गए, क्योंकि x और y के मान बराबर हैं। अब आगे देखिए, यहाँ विभवांतर कितना है v, तो यही विभवांतर यहाँ पे भी होगा। यहाँ का विभवांतर कितना हो जाएगा v। यहाँ पर b देखिए किससे कनेक्ट है, 0 से, तो यहाँ का विभव कितना हो जाएगा 0। ठीक है, जो a का विभव है वो v होगा और जो b का विभव है वो होगा 0। अब जैसे v और x के बीच में विभवांतर होगा तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। भाई यहाँ पर उच्च विभव है और यहाँ पर निम्न विभव है, विभवांतर होगा कि नहीं। a और x के बीच में विभवांतर है तभी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब कितना विभवांतर होगा, तो होगा v माइनस x, इतना विभवांतर होगा। उच्च विभव क्या है v और निम्न क्या है x। भाई ये ज़्यादा है ये कम है, तो विभवांतर कैसे लिखेंगे, v माइनस x। अब देखो ओम का नियम आपको याद होगा, ओम का नियम क्या था, v बराबर IR। तब यहाँ पर जो विभवांतर है a और x के बीच में वो कितना हो गया, v माइनस x बराबर होगा IR होता है सूत्र। तो यहाँ पर I कितना है I1, तो यहाँ पर लिख देते हैं I1। इसके बाद प्रतिरोध कितना है R1, तो यहाँ पर लिख देते हैं R1 और इसको देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, x और b के बीच में विभवांतर कितना होगा, x माइनस 0। x है उच्च विभव और 0, मतलब उच्च में से निम्न को घटाते तभी तो विभवांतर बनता है। तो x माइनस कितना हो गया 0, x और b के बीच में इतना विभवांतर बना, बराबर क्या होता है IR। तो यहाँ पर I कितना है I1 और रेजिस्टेंस कितना है R3। इसको देते हैं इक्वेशन 2। अब इसके बाद इस साइड आ जाइए, a और y के बीच में आ जाइए। अब a और y के बीच में विभवांतर की बात कर लेते हैं, कितना होगा, उच्च कितना है v माइनस होगा y, लेकिन y किसके बराबर है, x के बराबर, तो कितना लिख दें v माइनस x। समझ गए ना, v माइनस y होगा, उच्च है v और निम्न है y, तो v माइनस y, परंतु जो y है वो काय के बराबर है, x के बराबर, तो कितना हो जाएगा v माइनस x। तो a और y के बीच में इतना विभवांतर बना, बराबर कितना होता है IR, तो यहाँ का I कितना है I2 और रेजिस्टेंस कितना है R2। इसको देते हैं इक्वेशन 3। अब इसके बाद y और b के बीच के विभवांतर की बात कर लेते हैं। तो उच्च क्या होगा y और निम्न होगा 0। तो यहाँ पर हमें कितना लिखना चाहिए, y माइनस 0 लिखना चाहिए विभवांतर के लिए, लेकिन y क्या के बराबर x के, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 0। तो ये क्या बना, y और b के बीच में विभवांतर बराबर कितना होता है IR, तो कितना है I है I2 और प्रतिरोध कितना है R4। इसको देते हैं इक्वेशन 4। अब देखो समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग देने पर, तो समीकरण 1 मतलब कितना हो जाएगा v, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं हम, समीकरण 1 भागित समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग देने पर कितना हो जाएगा, v माइनस एक्स बटे v माइनस एक्स बराबर I1 R1 अपॉन I2 R2। यहाँ पर देखिए v माइनस एक्स से v माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ पर कितना बचेगा 1 बराबर I1 R1 अपॉन I2 R2। या फिर इसको और आगे लिख सकते, देखिए क्या, I2 अपॉन I1, ठीक है ना, I2 का 3 गुणा ऊपर कर रहे हैं और I1 का नीचे, तो I2 अपॉन I1 बराबर R1 अपॉन R2। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद रख लो।
I2 अपॉन I1 की वैल्यू है R1 अपॉन R2। ठीक है ना, इतनी बात आप याद रख लो कि I2 अपॉन I1 बराबर R1 अपॉन R2। क्लियर है? नोट कर लो यहाँ तक। क्लियर है? नोट कर लीजिए यहाँ तक। वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 कितना है, x माइनस 0 बटे समीकरण 4 x माइनस 0 बराबर समीकरण 2 में दे रहा ना, हाँ कितना है I1 और फिर R3 बटे समीकरण 4 में कितना है I2 और R4। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 0 से x माइनस 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बराबर यहाँ पर कितना बचेगा I1 R3 अपॉन I2 R4। I2 का 3 गुणा करिए ऊपर तो कितना हो जाएगा I2 अपॉन I1 बराबर R3 अपॉन R4। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर I2 अपॉन I1 बराबर R3 अपॉन R4 आ गया। ठीक है, अब I2 अपॉन I1 की वैल्यू अपन पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी है यहाँ पर देखिए R1 अपॉन R2। तब यहाँ पे कितना लिख दें R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। ये क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत या व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र है। ठीक है, और व्हीटस्टोन सेतु का ये जो सूत्र है R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4 केवल उसी कंडीशन पर अप्लाई कर सकते हैं या लगा सकते हैं जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में हो। मतलब ये जो 5वां रेजिस्टेंस है उसके जो विभव अगर एक समान है तो उसमें विद्युत धारा होगी नहीं। R5 रेजिस्टेंस में कोई विद्युत धारा जब प्रवाहित नहीं होगी तब हम व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। इससे अगले वीडियो में व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे।